बच्चों, अब हम लोग अपने एनएमएस के सेट पोर्शन के दूसरे विषय को अब उठा रहे हैं, जिसमें सामाजिक अध्ययन से भूगोल, इतिहास और संविधान पॉलिटी पूछा जाता है, जिसमें से कुल 11 क्वेश्चन रहेंगे बेटा। ठीक है, यह एक इतिहास से जुड़ा विषय है। जहां इतिहास खत्म होता है वहां से संविधान चालू होता है। ठीक है, हमारा इतिहास जहां से खत्म होगा, हालांकि इतिहास का ही हिस्सा ये भी है, कब काम चालू हुआ, जब हम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेजों को अब लग गया कि अब भारत को इसकी विरासत हमें लौटा देनी चाहिए, लेकिन एक नियम से लौटाया जाए ताकि यहां से जाने के बाद यहां अराजकता न हो जाए। तो जब लौटाना था उससे बहुत पहले ही हमारे देश के संचालन के लिए एक कानून बनाया जाना है, नियम बनाया जाना है। देश के संचालन के लिए एक पूरी व्यवस्था सौंप के ब्रिटिश भारत छोड़ के जाने के विचार रखे। इसी दौरान ये सारी बातें संविधान निर्माण में आ जाती हैं और सारी बातें हमें पढ़नी पड़ती हैं। यह एक तरह से देखा जाए तो इंटरेस्ट पर आधारित विषय है। अगर अच्छा लगते तो बहुत अच्छा विषय माना जाएगा, अगर नहीं समझ में आता, अगर हमें अपना इतिहास समझना है तो एक अच्छा विषय माना जाता है। लेकिन यह एक याद करने वाला विषय है, नाम याद करना है, कुछ अनुच्छेद याद करने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, यह एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाता है। इसको निरंतर अभ्यास में अगर न रखा जाए तो भूल जाएगा कि किस अनुच्छेद में, किस भाग में मूल अधिकारों की बात करता है, किस अनुच्छेद के द्वारा आपातकाल होता है, किस अनुच्छेद में नीति आयोग की बात, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हमेशा याद करना पड़ेगा। प्रैक्टिस में रहेगा तभी हो पाएगा, प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो आसान से क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि बस एक अंक का फर्क, क्वेश्चन गलत। तो ये निरंतर पढ़ने वाला विषय है और भारत का नागरिक होने के नाते आपको आपका संविधान जानना बहुत जरूरी है। यदि आप भारत का संविधान जानते हैं, हमारे नियम कानून जानते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे देश में नागरिकों को क्या अधिकार मिले हैं, हमारे देश में नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, एक राज्य नीति निर्देशक तत्व में एक राज्य को क्या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हमारे संविधान में लिखी गई हैं। हमारे संविधान की विशेषता, जिसे हम अगले क्लास में करेंगे, उसमें हम यह जानेंगे कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, हाथों से लिखा गया है, एक बेहतरीन कलेक्शन है, पूरे विश्व के संविधानों का कलेक्शन है। लेकिन हम किसी का नकल नहीं करते, हम नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, हम अच्छी बातों को लेते हैं, बुरी बातों को हम छोड़ देते हैं, हम किसी का नकल नहीं करते हैं। हमारा संविधान तैयार अंग्रेज काल में ही हो गया था। जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों को यह लग गया कि अब विश्व युद्ध के दौरान हमने बहुत सारी अपनी शक्तियां खो दी हैं, अब समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्र लौटें। तो लौटने से पहले धीरे धीरे करके एक व्यवस्था के अनुसार लौटें। अंग्रेजों ने यह काम बहुत अच्छा किया, तत्काल नहीं छोड़ दिया, नहीं तो अराजकता फैल जाती, यहां पे मारकाट होता, लोगों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऐसी भेदभाव पैदा हो जाते कि यहां पे लोग बिना नियम कानून के रहते और लोग एक दूसरे को क्या करते, हानि पहुंचाते। तो अंग्रेजों ने यह काम बेहतर किया, एक व्यवस्थित ढांचा देकर, एक व्यवस्थित ढांचा का हिस्सा बनकर भारत को एक कानून बनाया और कानून के बाद भारत को सौंपा राष्ट्र और वो पुनः अपने ब्रिटेन की तरफ प्रस्थान कर गए। तो संविधान को जानना बहुत जरूरी है और संविधान की सारी चीजों को जानोगे तो बेटा कभी भी तुम्हें कोई भी लूट नहीं सकता, डरा नहीं सकता, भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं तुम्हें बना सकता। अगर नहीं जानोगे, कोई भ्रष्टाचार करता नहीं है, तुम भ्रष्टाचार करने हेतु उसे प्रोत्साहित करते हो, भ्रष्टाचार करने हेतु उसे अवसर देते हो, उसे आमंत्रित करते हो, इसीलिए दूसरा खड़ा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी भ्रष्टाचार करता है। भ्रष्टाचार का मतलब, यदि नागरिक अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को अगर जान जाएं तो उन्हें उल्लू नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए संविधान का पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें अपने अधिकारों के जानने के लिए संविधान को जानना बहुत जरूरी। इसीलिए एक विषय ऐसा है
कि यह हमें ताकत देता है। क्या देता है? हमें ताकत देता है पढ़ने पर, लेकिन हमारा संविधान हमारे पूरे राष्ट्र को ताकत देता है अनेकता में एकता बनाए रखने के लिए। अगर संविधान न हो तो हमारे देश में क्या है? अनगिनत जातियां हैं, अनगिनत भाषाएं हैं, अनगिनत धर्म हैं। इन सभी के साथ एक सामंजस्यता, कई राज्य हैं, इन सभी के बीच सामंजस्यता स्थापित करना छोटी बात नहीं है। यह काम कौन करता है? हमारा संविधान। हम पढ़ेंगे एक एक स्तर है, उस स्तर पर अगर कोई भी अगर यहां पर चोट पहुंचाएगा अपने देश को, तो उसके ऊपर कोई खड़ा है, उसके ऊपर कोई बैठा है जो इनको देख रहा है और हमारे राष्ट्र का संरक्षण कर रहा है। यहां हम हैं, इनके ऊपर कोई और है और इनके ऊपर कोई और बैठा है जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा निर्धारित कर रहा है, तय कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश में, हमारा देश अन्य देशों की भांति, हमारे आसपास के देश देख लो, हमारे आसपास के देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इधर नेपाल, जितने भी देश हैं, भूटान क्षेत्र, सारे लोग क्या से क्या हो गए। वहां पे गरीबी ऐसी है, वहां पर इतने भयंकर तरीके से लोगों के बीच द्वंद्व चल रहा है। अभी बांग्लादेश में देखे तुम लोग, तख्ता पलट हो गई। पाकिस्तान का बुरा हाल है, श्रीलंका का बुरा हाल है, गरीबी से गुजर रहे हैं राष्ट्र। क्यों? उन्होंने एक बेहतर संविधान नहीं बनाया, वहां लोकतंत्र की ताकत को नहीं समझा गया, वहां पर कोई पहरेदार नहीं बढ़िया खड़ा किया गया। हमारा संविधान क्या है? देश का पहरेदार है। जैसे कहा जाता है कर्म करो कोई देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, इसी तरह भारत में कुछ भी करोगे कोई देख रहा है। और वो कौन देख रहा है? हमारा संविधान। ठीक है, तो संविधान के बारे में इसलिए आज हम बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, कल से पूरा स्टार्ट किया जाएगा बेहतर। एक तरीके से फ्रेमवर्क समझ में आया क्या है संविधान? क्या है? कानून की किताब है एक तरह से, जिसमें क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या नहीं कर सकता, ये सारी बातों का क्या है? कलेक्शन है। समय समय पर इसमें, समय प्रगति के आधार पर इसमें क्या होता रहता है? इसमें बदलाव भी, संशोधन भी होते रहते हैं। संविधान की विशेषता में हम लोग ये जानेंगे। आइए हम अब आते हैं संविधान का। तो याद रखना बेटा, हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइए, संविधान का प्रोसेस कैसे चालू हुआ? जब अंग्रेज थे तो उसी समय की बात है। तो कुछ बातें बस हम ऐसे पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए। हमारे भारतीय संविधान की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक मिली थी। ठीक है, बातें हुई थी, चर्चा हुई थी, कोई और इसमें जानने लायक नहीं है। मुख्य बात यह है, साम्यवादी नेता एमएन राय द्वारा 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया। याद रखना, एमएन रॉय द्वारा, एमएन रॉय द्वारा, रॉय, ROY, ठीक है, राय नहीं रॉय। तो एमएन राय द्वारा क्या रखा गया? हमारा विचार रखा गया कि हाँ, एक संविधान औपचारिक तौर पे, ठीक है, कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए। अब आगे चलते जाएंगे, ये सब चीजें मत जानो। नेहरू जी ने बहुत सारी चीजें जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वो बस जान लेते हैं। तो देखिए, हम इंग्लैंड से एक कैबिनेट मिशन आया, मार्च 1946 में आया, और लगभग यह बातचीत हुआ और क्या हुआ? संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हो गया। कब हुआ बेटा? संविधान सभा का गठन हुआ। सभा क्या होगी? कई लोगों का ग्रुप होगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1946 में। ये नहीं पूछता है, मस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1900, ये याद रखना डेट। यहां पर बस ऐसे ही अनौपचारिक तौर पे हुई थी, अस्थायी तौर पे हुई थी, बहुत विस्तृत तौर पे नहीं हुई थी। इसीलिए यहां का एक अस्थायी सदस्य चुना गया। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन चुना गया बेटा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान कैसे निर्माण किया जाए, हमारे राष्ट्र के लोग जैसे हैं, हमारा क्षेत्र जैसे है, इन सभी पर कैसे बातचीत किया जाए, एक ऐसे ही बैठक चालू हो गई, जो पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई। लेकिन 2 दिन बाद अब व्यवस्थित तौर पर हमारी बैठक शुरू हुई, और संविधान सभा की दूसरी बैठक या अस्थायी बैठक कब चालू हुई? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है ना, ये पूछा जाता है, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। फिर देखो उसके बाद क्या हुआ, बैठक हुई, कई सारी समितियां बनी, अगले स्लाइड में बस जान लेंगे और यहीं पे खत्म करेंगे। कई सारी समितियां बनी जो हमारे संविधान निर्माण में अन्य अन्य कार्यों के लिए क्या किया, अपना अपना काम ले लिया और तैयार किया। उसके बाद जब बैठक शुरू हुई उसके बाद क्या हुआ, समितियां तैयार की गई, क्षेत्र बांट दिए गए, कौन क्या काम देखेगा, कौन किस पर एक पूरी अपनी खाका तैयार करेगा और फिर प्रस्तुत करेगा। ये सारी चीज करने में हमारे संविधान के जितने भी सदस्य थे उन लोगों को हमारे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? एक बहुत समय, बड़ा समय लगा है, 2 वर्ष 11 माह। प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। भारत के संविधान में निर्माण में कितना समय लगा? बहुत आसान है, 2 11 18। बड़ा अच्छा, ऐसा है ना कि आसानी से याद हो जाता है। 2 वर्ष 11 माह, 2 11 18, ठीक है। तो संविधान हो गया और 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति, एक समिति तैयार की गई थी। प्रारूप मतलब मान लो पैटर्न कोई तैयार कर रहा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में क्या किया गया, संविधान को पहली बार अलंकृत अधिनियमित किया गया। हालांकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, लागू भी किया जा सकता था, लेकिन हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को नहीं लागू किया गया। हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तैयार कब हो गया था? अलंकृत अधिनियमित कुछ भी कह सकता है। कब? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? संविधान दिवस कहा जाता है, विधि दिवस कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसे विधि दिवस भी कहा जाता है, संविधान दिवस भी। क्यों? इस दिन हमारा संविधान लिखित तौर पर पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। संविधान को लागू नहीं किया गया। सर क्यों नहीं लागू किया, उसके पीछे कारण क्या था? 26 नवंबर को लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लिखित तौर पर तो 26 नवंबर को तैयार हो गया था 89 में, लेकिन 2 महीने बाद लगभग इसे क्या किया गया, लागू किया गया पूरे भारत में। क्या कारण था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, इतिहास में पीछे 26 जनवरी 1930 को पहली बार लाहौर के रावी नदी तट पर पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प किया गया था। क्योंकि सन 1930 में, उसी 26 जनवरी को सन 1930 में भारत के पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र होने का एक संकल्प लोगों ने लिया था। और लोगों ने याद दिलाया समितियों को कि हम लोगों ने 26 जनवरी को संकल्प लिया था, संविधान पूरे देश में 2 महीने रोकिए, 2 महीने बाद पूरे देश में यह संविधान उसी दिन लागू होगा। डेट निर्धारित कर दिया गया। तो 26 जनवरी कोई स्पेशल डेट वैसे नहीं है, लेकिन स्पेशल क्यों था? 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था? लोगों ने प्रतिज्ञा लिया था पहली बार कि हमारा राष्ट्र क्या होगा, स्वतंत्र राष्ट्र होगा। क्या होगा? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? संविधान लागू हो गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारा लिखित तौर पर तैयार हो चुका था। ये याद रखना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे आते हैं। कब अलंकृत अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1950 को। कब पूरी तरीके से लागू कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। कितने दिन में? 2 11 18। और पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और, चलो नोट कर लो। हाँ अब आगे देख लीजिए। देखिए डेट भूल गया, क्या हो गया आज? अब देखो बेटा, संविधान के बारे में जान लिया, कितना समय लगा तैयार होने का, और जैसे जैसे अध्यक्षता हुई, बैठकें हुई, तो कब हुई, कौन उसका अध्यक्ष था, अध्यक्ष मतलब कौन फ्रंट पे था। अब उन संविधान जो हमारा तैयार हुआ, जब तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, जब तैयार हुआ लिखित तौर पे पूरी तरीके से, तो उस संविधान में क्या, आजाद भारत के समय उस संविधान में, हमारे उस संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियां, चैप्टर्स होते हैं, आप में पाठ एक होता है, उसमें भी कई खंड बांटे गए होते हैं, इसमें ये पढ़ेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे, तो ऐसे ही 22 चैप्टर है। क्या है बेटा? 22 चैप्टर हैं, उसमें 8 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं, और कुल अनुच्छेद
395, ये नहीं बदल सकता, याद रखना, ये एकदम फिक्स है, ये इतिहास हो गया है, ये इतिहास कभी बदल नहीं सकता है। आपसे पूछा जाएगा यही कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22। कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। कुल कितनी अनुसूचियां थी? ये याद रखना, ये एकदम रट लो। उसके बाद आज वर्तमान में अगर संविधान को खंगाला जाए तो आज हमारे संविधान में कुल 22 से अब 25 भाग हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां जोड़ी जा चुकी हैं, पहले 8 थी, 4 और जोड़ी गई है, और 450 से अधिक हमारे अनुच्छेद हैं। ठीक है, समझ में आया? और संशोधन हो रहा है, क्या हो रहा है? संशोधन हो रहे हैं, अनुसूचियां, अनुच्छेद जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा वर्तमान में कितना है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा। ठीक है ना, इसीलिए देखो 450 प्लस लिखे, ये पूछेगा नहीं, ये पूछेगा। अगर ये पूछा तो समझ लो क्वेश्चन लगभग हो। अगर पूछेगा भी तो जानते हो क्या करेगा? 450 से लेकर 500 के बीच में अनुच्छेद देगा, और एगो देगा 200, 300, 600, तब तो आराम से पकड़ लोगे ना कि 450 के आसपास जो है वही सही है, ऐसे देगा। नहीं तो क्या पूछेगा? ये पूछ सकता है और ये पूछा है। ठीक है, अब देखिए जो भी हमारा संविधान तैयार हुआ तो बहुत लोग उसमें काम किए, समितियां काम की, ये जान लीजिए यहीं पर, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी समितियां थी, लगभग मैं बता दूं, हमारा जो संविधान तैयार हुआ है, तो संविधान जो भी तैयार हुआ, संविधान निर्माण में जो भी अधिवेशन हुए हैं, कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। कितने अधिवेशन? अधिवेशन बैठकें होती थी बेटा, क्या होती थी? बैठकें होती थी, सामूहिक बैठकें होती। तो 12 अधिवेशन हुए हैं, लोग काम किए हैं, लेकिन अपना काम पूरा लेकर आके चर्चा जब किया गया है तो 12 अधिवेशन इसको कहा जाता है। 12 बैठकें हुई हैं मुख्य। ठीक है ना, तो समितियां बनाई गई थी, वो समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे? ये समिति है और ये उन लोगों के अध्यक्ष हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है बस वही लिखे हैं। बहुत सारी समितियां थी, लगभग 8 तरह की बड़ी समितियां थी, और छोटी छोटी समितियां बहुत सारी थी। तो कितना क्या याद करोगे? जो पूछेगा वही हम बता भी दे रहे हैं क्या पूछेगा। देखो संघ जहां पर, यूनियन की जहां पर बात करेगा तो उस समय सबसे युवा जो थे, सबसे तहलका मचाने वाले जो थे संविधान निर्माण में, वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो प्रथम प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े स्ट्रिक्ट थे, तभी तो गांधी जी ने उनका समर्थन किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू सामान्य मत समझना, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, युवा थे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है चाचा नेहरू बच्चों के बड़े प्यारे थे। तो संघ जहां पर शब्द आ जाएगा वहां समझ लेना उसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इनके साथ बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उनका हेड कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही प्रारूप, जो पैटर्न तैयार किया गया प्रारूप समिति में उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपसे पूछा जाएगा प्रारूप मतलब पैटर्न तैयार किया गया, संविधान में कौन चीज कहां रहेगा, क्या पहले रहेगा, पूरा लिखित तौर पे कैसे मतलब उसका खाका तैयार किया जाएगा, ये सब सोच विचारने वाला पढ़ा लिखा आदमी चाहिए ना। और उस समय सबसे अधिक पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद हो गया? प्रारूप मतलब पैटर्न। ठीक है, तो प्रारूप समिति ही पूछेगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी पूछ सकता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे लौह पुरुष कहा जाता है इनको। ठीक है ना, याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे याद करोगे? प्रांतीय समिति। देखो हमारा देश उस समय प्रांतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे खंडों बटा हुआ था, उन सभी खंडों को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तो प्रांतीय समिति याद हो गया। प्रांतों को एकजुट कौन करा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद हो गया। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक, भाई अल्पसंख्यक भी, ये भी लोग तो बटे हैं, इन लोगों का भी काम कौन करेगा? सरदार वल्लभ भाई। ये पूरा नहीं लिखा है, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक क्षेत्रों का समिति, अल्पसंख्यक क्षेत्रों की समिति। तो क्षेत्र की जहां बात आ जाएगी, जहां क्षेत्र की बात आ जाएगी, तो क्षेत्रों को एक करने का काम कौन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह मैन। ठीक है, अब आ जाओ संचालन समिति, ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। संचालित कौन करेगा? तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद हो गया? एक बार और याद रखना, सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। सलाहकार कौन थे? ये जो भी बैठकें होंगी उसके सलाहकार कौन थे? सलाहकार पूछा जाता है BN राव। ठीक है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। थोड़ा और बता देते हैं, अगर आ गया तो आ गया। झंडा समिति JB कृपलानी। बस अब कल हम लोग संविधान की विशेषता जानेंगे,
हमारे संविधान की विशेषता क्या है ये जान लेंगे, 10-15 है, और हमारा संविधान जो तैयार हुआ है वह किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है, तो एक ट्रिक के द्वारा हम याद करा देंगे थोड़ा बहुत, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, आसान है। जो जो हम पढ़ा रहे हैं केवल वही पोर्शन आप पढ़ के जाइए, परीक्षा में अच्छा नंबर आ जाएगा। थैंक यू।